हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिवम सुखीजा क्लासेस में। तो आओ फटाफट से देरी ना करते हुए क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन पेपर भी बहुत नज़दीक आ चुका है, उसी के लिए करते हैं प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चैप्टर नंबर 1 में है। यानी कि इसका मतलब क्या है? अरे भाई, अगर आप कोई टूर्नामेंट कराने जा रहे हो तो उससे पहले आपके जो ऑफिशियल्स वगैरह हैं, कमिटीज़ वगैरह हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, तो उन्हीं को हमने प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोला है। और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी ज़रूरी होगी बिफोर द टूर्नामेंट, क्योंकि अगर वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल नहीं करेंगे तो भाई साहब, आपने स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट में जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा था ना, कि क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव हमारा टूर्नामेंट स्मूथ तरीके से कंप्लीट हो, सक्सेसफुल हो, तो भाई साहब ये नहीं होने वाला फिर। तो आओ शुरू करते हैं, कौन कौन सी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उनको फॉलो करनी पड़ेगी। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले भाई साहब टूर्नामेंट का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, डेट, टाइम, वेन्यू, ये सब फाइनल करेंगे। वेन्यू मीन्स जहाँ पे भी आप करोगे उसको फाइनल, उसका प्लेस वगैरह। टूर्नामेंट का टाइप क्या रहेगा, लीग टूर्नामेंट होगा, नॉकआउट टूर्नामेंट होगा, कॉम्बिनेशन होगा, ये सारी चीज़। कमेटीज़ और ऑफिशियल्स को अपॉइंट करने की प्लानिंग भी आपको करनी पड़ेगी। इतनी बात समझ आ गई? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लिखा है प्लानिंग के साथ, यानी कि अरेंजमेंट करना पड़ेगा इनका। बिना कमेटीज़ के, बिना ऑफिशियल के आप स्मूथली कंडक्ट नहीं करा सकते किसी भी टूर्नामेंट को। नेक्स्ट आता है बजटिंग के बारे में सोचना पड़ेगा यार। फाइनेंस, फाइनेंस तो सब जगह सबसे पहले ही आ जाता है। कोई भी काम शुरू करोगे भाई पैसा तो चाहिए, इसलिए उसने बोला सबसे पहले आप अपना एस्टिमेटेड बजट प्रिपेयर करोगे। टूर्नामेंट बाद की बात है, पहले बजट बताओ कितना है आपका, क्योंकि खर्चा तो होगा ही यार। इतने सारे बंदे आएंगे, बाहर से गेस्ट वगैरह आएंगे, टीम्स आएंगे, पैसे उनको खिलाओगे कहाँ से, उनको रिफ्रेशमेंट कहाँ से दोगे, सब पैसे से आता है। तो इसीलिए एस्टिमेटेड बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा। इनकम के सोर्स डिसाइड करने पड़ेंगे, स्पॉन्सरशिप कौन देगा, ग्रांट्स वगैरह कौन देगा, तो ये सारी चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी। एक्सपेंडिचर के बारे में प्लान करना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स का, प्राइजेस का, ऑफिशियल्स का एक्सपेंडिचर कितना आप कर दोगे, इन सारे के बारे में भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तभी आप एक बजट प्रिपेयर कर पाओगे। अरे बड़ी सारी कमेटीज़ भी आपको फॉर्म करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, फिनेंस कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, मेडिकल और फर्स्ट एड कमेटी। हर एक कमेटी को आपको उसकी क्लियर ड्यूटीज़ देनी पड़ेंगी। अब ये कमेटीज़ क्या है? अरे यार, पिछली वीडियो देख लो ना, उसमें सब आपको कमेटी के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद एंट्री एंड रजिस्ट्रेशन, एंट्री फॉर्म्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, ये बिफोर द टूर्नामेंट चल रहा है सब कुछ। लास्ट डेट एंट्री की डिसाइड करनी पड़ेगी। टीम्स या प्लेयर्स, इनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे आप इनको टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति दे दोगे। फिक्सचर्स और ड्रॉज ये प्रिपेयर करने पड़ेंगे। लोड्स, ड्रॉ फिक्सचर्स कंडक्ट कराने, कौन से कराने हैं, लोड्स या ड्रॉ फिक्सचर, ये सारी चीज। मैचेस का शेड्यूल फाइनलाइज करना पड़ेगा। रेस्ट और रिकवरी टाइम को भी कंसीडर करना पड़ेगा। बिना शेड्यूल फाइनल करे, बिना फिक्सचर प्रिपेयर करे आप कैसे टूर्नामेंट हेल्ड कराने की सोच सकते हैं यार। उसके बाद रूल्स और रेगुलेशंस तो आपके भाई साहब मस्ट हैं। बिना रूल रेगुलेशन के कोई सिस्टम नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं। तो टूर्नामेंट के रूल्स रेगुलेशन ये सब फाइनल करने पड़ेंगे। एज क्या रहेगी, वेट क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये सब फिक्स करना पड़ेगा। कोड ऑफ कंडक्ट ऑल्सो मीन्स रूल्स और रेगुलेशन प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ग्राउंड और इक्विपमेंट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ग्राउंड की मार्किंग, ग्राउंड का लेवलिंग, ये सब आपको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा बिफोर द टूर्नामेंट। देखा क्या भाई साहब, गेम के लिए बुला लिया आपने, ग्राउंड का लेवल है नहीं, ग्राउंड उस लायक ही नहीं है कि वहाँ पर खेला जा सके, बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। तो ग्राउंड की मार्किंग, ग्राउंड की लेवलिंग, रिक्वायर्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अरेंज करने पड़ेंगे। क्रिकेट के लिए बुला लिया, बैट वगैरह आपके पास है नहीं, प्लेयर वहाँ पे बेचारे मुंह देख रहे हैं कि कब बैट्स वगैरह आएंगे, कब बॉल वगैरह आएगी। बॉल या तो फिर किसी ने इतनी दबा के शॉट मारा, छक्का, ग्राउंड से बाहर बॉल गिरी और भाई साहब
अब आप देख रहे हो कि कब कोई जाएगा और बॉल लेके आएगा, तो आपके पास सारे इक्विपमेंट पहले से ही होने चाहिए। स्कोर बोर्ड्स, फ्लैग्स, सीटिंग, ये सब अरेंज आपको पहले ही करके रखना पड़ेगा। ऑफिशियल्स और वॉलेंटियर्स, भाई साहब रेफरीज हो गए, एम्पायर्स हो गए, जजेस, इनको भी तो अपॉइंट करोगे। अगले आदमी ने चौका मार दिया, चौका बताने वाला ही नहीं कोई है। अगले आदमी को LBW हो गया, ये भी नहीं बताने वाला कोई है। तो ये सारी चीज़ है ना। वॉलेंटियर्स का सिलेक्शन, ब्रीफिंग, ड्यूटी चार्ट प्रिपेयर करना, ये सब आपको करना पड़ेगा बिफोर द टूर्नामेंट। मेडिकल और सेफ्टी अरेंजमेंट भी देखो भाई साहब, किसी के चोट वगैरह लग गई, किसी को इंजर्ड हो गया कोई, आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ ही नहीं है। इमरजेंसी की सिचुएशन में एम्बुलेंस का अरेंजमेंट होना चाहिए। तो ये इमरजेंसी की सिचुएशन में सारा एक्शन प्लान प्रिपेयर आपको करना पड़ेगा। और पब्लिसिटी और इनविटेशन, टूर्नामेंट का पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, इनवाइट करना टीम को, ऑफिशियल्स को, चीफ गेस्ट को, मीडिया और सोशल मीडिया प्लानिंग, सब करना ही पड़ेगा बिफोर द टूर्नामेंट। और क्या पब्लिसिटी आप तब करोगे जब गेम ही हेल्ड हो जाएंगे, सब टूर्नामेंट ही हेल्ड हो जाएगा, तो नहीं ना फिर। तो कंक्लूजन लास्ट में हम क्या कह सकते हैं, प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंश्योर दैट ऑल अरेंजमेंट्स आर कंप्लीटेड इन एडवांस, यानी कि अब आप पूरी के तरीके से रेडी हो। क्यों? क्योंकि अब आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं बची है जिसकी टूर्नामेंट में कमी हो। आपने सब काम धाम पहले से ही प्रिपेयर करा हुआ है। इसलिए टूर्नामेंट को अगर आप चाहते हो कि सक्सेसफुली कंडक्ट कराओ, सिस्टमेटिकली कंडक्ट कराओ, तो भाई साहब मेन बात है प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करो। होप सो ये प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको समझ आई होंगी। थैंक यू। आओ अब करते हैं ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। यानी कि अब टूर्नामेंट चल रहा है, अब टूर्नामेंट चलते हुए टूर्नामेंट के दौरान अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी, ऑफिशियल्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी। तो देखो इन्होंने भी लिखा है कि ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो ड्यूटीज़ होती हैं जो मैचेस स्टार्ट होने के बाद और टूर्नामेंट के दौरान परफॉर्म की जाती हैं, ताकि इवेंट स्मूथ, फेयर और डिसिप्लिन्ड रहे। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो सबसे पहली बात, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। ठीक है, तो टूर्नामेंट का ओवरऑल सुपरविजन और कंट्रोल इसके हाथ में रहेगा। डिफरेंट कमेटीज़ का वर्क सही से भी चल रहा है या नहीं चल रहा है, उस पर चेक रखने की जिम्मेदारी इसकी रहेगी। ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम्स का क्विक सोल्यूशन यही देंगे। और डेली शेड्यूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब यही चेक करेंगे। उसके बाद आता है टेक्निकल कमेटी, यानी कि ऑफिशियल्स, रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना इनकी जिम्मेवारी है। मैचेस कंडक्ट कराना एज पर रूल्स के हिसाब से ये करेंगे सब। रेफरीज, एम्पायर्स, जजेस की ड्यूटी को इंश्योर यही करेंगे। प्रोटेस्ट और डिस्प्यूट्स को रिजोल्व भी यही करेंगे। उसके बाद मैचेस रिजल्ट्स को वेरीफाई भी यही करेंगे। इतनी बात भी क्लियर होगी। अब ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी की क्या जिम्मेवारी रहेगी टूर्नामेंट चलने के दौरान, तो ग्राउंड का डेली इंस्पेक्शन करेगी ये, और इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं है सेफ्टी चेक करेगी। और मैच के बीच में कोई डैमेज हो गया हो सिस्टम तो उसको रिप्लेस करेगी, और प्लेइंग कंडीशंस को प्रॉपर रखेगी। फिनेंस कमेटी का मेन काम क्या रहेगा उस टाइम पर जब टूर्नामेंट चल रहे होंगे, डेली एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करके दोगे भाई आप लोग। ऑफिशियल्स, रेफरीज के अलाउंसेस, पेमेंट्स क्या रहेंगे इसके बारे में बताते रहेंगे। और एमरजेंसी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को हैंडल करोगे आप लोग। मेडिकल और फर्स्ट एड कमेटी का क्या सिस्टम रहेगा, तो इमीडिएट मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करना इनकी जिम्मेवारी होगी। कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया उसका ट्रीटमेंट करोगे आप वहाँ पर। और एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ को बिल्कुल रेडी रखोगे। और फिटनेस और सेफ्टी को इंश्योर करना आपकी जिम्मेवारी रहेगी। किसकी जी? प्लेयर्स की। और किसकी? ट्रांसपोर्ट कमेटी, टीम्स और ऑफिशियल्स आ गए, उनका टाइमली मूवमेंट, उसके लिए ट्रांसपोर्ट जरूरी है। मैच को वेन्यूज तक सेफ ट्रांसपोर्ट मिले, ठीक है, उसकी भी जिम्मेवारी ट्रांसपोर्ट कमेटी की रहेगी। और इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट ये सब इन्हीं की जिम्मेवारी रहेगी। उसके बाद बोर्डिंग और लॉजिंग कमेटी, इसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी भाई? प्लेयर और ऑफिशियल के फूड और स्टे दोनों को सुपरवाइज करेंगे ये। और हाइजीन और डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखेंगे। मील टाइमिंग फॉलो कराना इनका काम रहेगा। रिसेप्शंस और इंफॉर्मेशन कमेटी,
टीम हो गई, स्पेक्टेटर्स को प्रॉपर गाइडेंस देना इनका काम रहेगा। उसके बाद नाम से क्लियर है यार, इंफॉर्मेशन देंगे अगले, डेली फिक्सचर्स, रिजल्ट्स की इंफॉर्मेशन ये देंगे, और हेल्प डेस्क को हैंडल करना भी इनका काम ही रहेगा। नेक्स्ट आती है पब्लिसिटी कमेटी, डेली रिजल्ट को अनाउंस करेंगे उस दौरान जब टूर्नामेंट चल रहा होगा। मैच को शेड्यूल, मतलब जो मैच का आपका शेड्यूल रहेगा उसको डिस्प्ले करेंगे, और मीडिया और अनाउंसमेंट को हैंडल यही करेंगे। डिसिप्लिन और सिक्योरिटी कमेटी, डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखेंगे, क्राउड को कंट्रोल करके रखेंगे, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करके रखेंगे, मिसकंडक्ट केसेस को हैंडल करेंगे। तो ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये इंश्योर करेंगी कि जो मेरा स्पोर्टिंग इवेंट है वो अच्छे से कंडक्ट हो गया है, स्मूथली तरीके से, फेयरनेस के साथ कंप्लीट हुआ है, सेफ्टी और डिसिप्लिन रहा है या नहीं रहा है। तो भाई साहब आपको भी ये सारी ड्यूटीज़ ड्यूरिंग द टूर्नामेंट परफॉर्म करनी पड़ेंगी, तभी आपका एक पूरा का पूरा स्पोर्ट इवेंट अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाएगा बिना किसी रुकावट के। होप सो क्लियर हुआ होगा। आओ अब शुरू करते हैं पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर द टूर्नामेंट इज ओवर। यहीं से क्लियर हो गया, यानी कि ये वो ड्यूटीज़ हैं जो आपको परफॉर्म तो करनी होगी लेकिन टूर्नामेंट के ख़त्म होने के बाद, ताकि अब जो इवेंट है उसको प्रॉपरली क्लोज भी तो किया जा सके और जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो भी कंप्लीट रहे। तो सबसे पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर द टूर्नामेंट ये रहेगी, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट्स। टूर्नामेंट के फाइनल रिजल्ट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, विनर्स, रनर्स अप और पोजीशंस डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। रिजल्ट्स को नोटिस बोर्ड पर, मीडिया पर डिस्प्ले कराना पड़ेगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेज एंड सर्टिफिकेट्स, प्राइजेज, ट्रॉफीज, मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट प्लेयर्स को देने पड़ेंगे, ऑफिशियल्स को, वॉलेंटियर्स को, चीफ गेस्ट के थ्रू प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कराई जाएगी। अब ये थोड़ी ना चीफ गेस्ट बेचारा आया कोई वो वहाँ पर देखने, थोड़ी ना, उसको भी तो मान सम्मान चाहिए। तो अब उसको बोलेंगे लो जी आप बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कराएं, या जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं उनको, जैसे स्कूल्स वगैरह में होता है यार, देखते तो हो ही आप। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हो सारा काम संस्था का है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। पेंडिंग पेमेंट्स, ऑफिशियल स्टाफ, सप्लायर्स, किसी के भी हो, सब क्लियर करनी पड़ेंगी। रिटर्न ऑफ इक्विपमेंट्स, बोरोड इक्विपमेंट को रिटर्न करना पड़ेगा। डैमेज या लॉस जो भी हुआ है उस दौरान उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा अब आपको। और इक्विपमेंट इन्वेंट्री को अपडेट करना पड़ेगा। इन्वेंट्री मतलब जो भी आपका इक्विपमेंट का स्टॉक रखा हुआ है उसको अपडेट करना पड़ेगा। फीडबैक और इवैल्यूएशन, टूर्नामेंट के सक्सेस, वीकनेस, इसको एनालाइज करना पड़ेगा, बढ़िया भी रहा या नहीं रहा इसके बारे में फीडबैक लो यार। कमेटी ऑफिशियल से फीडबैक लेना पड़ेगा, हाँ जी प्रोग्राम अच्छा रहा ना, सही लगा आपको, ये सारी बात आपको पूछनी पड़ेगी। फ्यूचर इंप्रूवमेंट का कोई सजेशन दे करके जाएं, ये भी आपको फिर नोट करना पड़ेगा, ताकि अगर उनको कोई अच्छी चीज़ नहीं लगी या कमी शमी कहीं लगी हो उनको, तो आगे से हम उसको सुधार लेंगे, क्या दिक्कत आ गई। प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, फाइनल टूर्नामेंट प्रिपेयर करनी पड़ेगी रिपोर्ट को। नंबर ऑफ टीम्स, मैचेस, विनर्स, ये सब मेंशन करने पड़ेंगे भाई आपको। क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस हुई, उसके क्या सोल्यूशन है, सब इंक्लूड करना पड़ेगा। एप्रिसिएशन एंड थैंक्स, ऑफिशियल्स को, स्पॉन्सर्स को, वॉलंटियर्स को बड़ा सारा थैंक्स कहोगे, वोट ऑफ थैंक्स, एप्रिसिएशन लेटर्स दोगे, सर्टिफिकेट्स दोगे, क्योंकि भाई आप हमारे यहाँ पर आए, पधारे, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, ये सारी चीज़ देनी पड़ेगी। मक्खन भी तो लगाना है भाई उनको, ताकि आगे आने के लिए भी तैयार रहें। डिसमेंटलिंग ऑफ अरेंजमेंट, अब टेम्परेरी स्ट्रक्चर, टेंट, सीटिंग, बैनर्स, ये सब रिमूव करने पड़ेंगे। डिसमेंटलिंग ऑफ अरेंजमेंट्स रिमूव करने पड़ेंगे आपको। ग्राउंड और वेन्यू को ओरिजिनल कंडीशन में रीस्टोर करना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ दोगे, ठीक है। अब सबको सब सामान अपनी जगह जगह पहुंचा दो। उसके बाद वो ये कहता है कि भाई साहब पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमें
इवेंट को प्रॉपरली तरीके से क्लोज, उसका इवैल्यूएशन और उसका डॉक्यूमेंटेशन करने में मदद करती हैं। लो जी, होगी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी पूरी। बस आपको ध्यान से सुनना है, रटना नहीं है, सुनना है। थैंक यू। अब इंट्रामुराल्स क्या होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई लोग, इंट्रामुराल्स को समझो ज़रा। इंट्रामुराल्स वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक ही स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन के अंदर अंदर ऑर्गेनाइज की जाती हैं। इसमें पार्टिसिपेशन होती हैं, अरे किसकी होती हैं? स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के बीच में, सेम स्कूल के हाउसेस के बीच में, सेम ही स्कूल के क्लासेस के बीच में, सेम ही स्कूल्स के एक सेक्शंस के बीच में, अलग अलग मतलब स्कूल सेम ही होगा, ठीक है, उनके सेक्शंस के बीच में। तो इसको हम क्या कहते हैं? इंट्रामुरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। आओ ज़रा ध्यान से देख लो। एक ही स्कूल के रेड हाउस और ब्लू हाउस के बीच में मैच हुआ, क्लास 11th और क्लास 12th के बीच में कंपटीशन हुआ, इसको इंटरसेक्शन टूर्नामेंट्स कह सकते हो आप। तो इंट्रामुरल्स का मेन फोकस ये होता है मास पार्टिसिपेशन, ना कि सिर्फ विनर्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे पार्टिसिपेट करें, है ना, ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़े स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। मेन मकसद यही है। तो आओ ज़रा डेफिनेशन देख लो। तो वो ये कहता है इंट्रामुरल्स आर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कंडक्टेड विद इन द फोर वॉल्स, चार दीवारी में, इंस्टीट्यूशन के अंदर अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको इंट्रामुरल्स कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स देख लो भाई साहब। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, इसका मेन मकसद ये होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कराया जा सके। स्पोर्ट्स फॉर ऑल कॉन्सेप्ट को प्रमोट कराया जा सके। फिजिकल फिटनेस बंदों की बनी रहे, स्टूडेंट्स की फिजिकल फिटनेस बनी रहे, उनकी हेल्थ इंप्रूव हो, उनका लाइफस्टाइल एक्टिव हो, इस चीज़ को डेवलप करने के लिए भी इंट्रामुरल्स किए जाते हैं। स्किल डेवलपमेंट, बेसिक स्पोर्ट्स स्किल्स सभी के अंदर लगभग होनी चाहिए, और बिगिनर्स को प्रैक्टिस कराने का चांस देने के लिए हम इंट्रामुरल्स को अपनाते हैं। अब रिक्रिएशन एंड एन्जॉयमेंट, देखो आजकल स्टडी का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको कम करने के लिए भी फन हो जाएगा, एन्जॉयमेंट हो जाएगा, बंदों का थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, उसके लिए भी हम इंट्रामुरल को अपनाते हैं। सोशल डेवलपमेंट, अरे भाई जब बनेगी तो टीम वगैरह ही हो, तो रहा स्पोर्ट्स की तरह ही सारा काम है। अगर आप कोई गेम भी बच्चों को इंट्रामुरल में खिला रहे हो तो टीम डेवलप होगी, तो उनसे उनके बीच में टीम स्पिरिट, एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं टीम में रह करके, कोऑपरेशन कैसे करते हैं, कोई ना कोई लीडर भी बनेगा, कैप्टन भी बनेगा, इस तरीके की क्वालिटीज़ डेवलप होगी, जिससे डिसिप्लिन, स्पोर्ट्समैनशिप वो सब सीख जाएगा। उसके बाद टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, इंट्रामुरल से ही हम ये देख सकते हैं कि बंदे के अंदर किस तरीके का टैलेंट छुपा हुआ है। उन्हें इंटर स्कूल या इंटर कॉलेज कंपटीशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि भाई आज तो अपने ही स्कूल में, कल को जब एक हमारे स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ होगा तो फिर कैसे? तो इंट्रामुरल्स के जरिए उन्हें प्रिपेयर कराया जाता है। मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, फेयर प्ले, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट डेवलप करना, गुड कैरेक्टर बिल्डिंग उनके अंदर हो, ये सब इंट्रामुरल का मेन ऑब्जेक्टिव है। यूनिटी एंड ब्रदरहुड, अरे यार ये तो वहाँ देख ही लिया हमने लगभग। टीम स्पिरिट जब उनके अंदर आएगी तो स्टूडेंट्स के बीच में यूनिटी होगी, एकता बनी रहेगी, हार्मनी बनी रहेगी, बैलेंस बना रहेगा उनके बीच में। स्कूल और कॉलेजेस के बीच में भी एक रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा, कल्चर स्ट्रॉन्ग बनेगा, कॉलेज कल्चर। उसके बाद अब जैसे यहाँ पे देख लो प्योर इंग्लिश लिखी हुई है इन्होंने, तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल्स आर एज फॉलोज: मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करना, बेसिक स्पोर्ट्स स्किल्स को डेवलप करना, रिक्रिएशन और एन्जॉयमेंट को प्रोवाइड करना, सोशल क्वालिटीज़ जैसे कि लीडरशिप, कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, इस तरीके की क्वालिटीज़ को डेवलप करना, टैलेंटेड प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना ताकि वो हायर लेवल कॉम्पिटिशन्स को मीटअप कर सके आगे जाके, मोरल वैल्यूज़ उनके अंदर डेवलप करना, स्पोर्ट्समैनशिप वाली वैल्यूज़ डेवलप करना, और यूनिटी और ब्रदरहुड, भाईचारे को प्रमोट करना ही इंट्रामुरल का मेन ऑब्जेक्टिव है। होप सो क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक्स्ट्रामुरल्स, लास्ट, और लगभग जो मेन चीज़ थी इस चैप्टर की वो मैं आपको करा चुका हूँ,
और जो रही बात नॉकआउट फिक्सचर्स वगैरह की, ये कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आओ फटाफट से इसको कवर अप करते हैं, क्योंकि पेपर भाई अब ना डेट ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए मेन मेन ही हो पाएगा, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि हाँ जी आपको कवर अप करा दिया जाए। तो एक्स्ट्रा मुराल्स क्या होता है, ध्यान से देखिए। एक्स्ट्रा मुराल्स वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं जो अब अलग अलग स्कूल के बीच में होंगी, अलग अलग कॉलेज के बीच में होंगी, उनके बाहर जाकर के ऑर्गेनाइज की जाएगी। ये तो अंदर ही सिस्टम चल रहा था, इंट्रा अंदर ही अंदर काम हो रहा था, पता ही नहीं चला, ठीक है। लेकिन अब तो भाई साहब बाहर जाके वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस आएंगे, तब ये ऑर्गेनाइज होंगी। तो इसमें सारे के सारे अलग अलग जगह से स्कूल्स आएंगे, वहाँ पर सारे हिस्सा लेंगे। तो ये सब एक्स्ट्रा मुराल का पार्ट है। जैसे एक इंस्टीट्यूशन का अनदर इंस्टीट्यूशन के साथ, तो इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल कंपटीशन सब एक्स्ट्रा मुराल्स में आ जाते हैं। बाकी एग्जांपल देखो दे रखा है, स्कूल ए का स्कूल बी के साथ सिस्टम एक कंपटीशन का, ये सब एक्स्ट्रा मुराल का है। तो एक्स्ट्रा मुराल का क्या फोकस होता है, इसका मेन फोकस कंपटीशन प्रमोट हो, एक्सीलेंस हो, टॉप लेवल की परफॉर्मेंस हो, स्किल्स डेवलप हो, ये सारी चीज़। अब एक्स्ट्रा मुराल्स आर दैट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कंडक्टेड आउटसाइड द इंस्टीट्यूशंस इन विच स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट अगेंस्ट अदर स्कूल्स और कॉलेजेस। अगेंस्ट अदर स्कूल्स और कॉलेजेस के खिलाफ आप लड़ाई लड़के आएंगे। तो अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है एक्स्ट्रा मुराल्स के, देखो हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, स्टूडेंट्स को हाई लेवल की कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करा जाता है, उनकी परफॉर्मेंस डेवलप हो, उनका एक्सीलेंसी बढ़े, उनका टॉप की परफॉर्मेंस हो, स्किल्स प्रमोट हो उसके अंदर, इसके लिए एक्स्ट्रा मुराल को करना पड़ता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, स्कूल कॉलेज को रिप्रेजेंट कराने का चांस एक्स्ट्रा मुराल ही है, नहीं तो हम तो इंट्रा मुराल में अपने आप को तो हम जानते ही हैं। तो इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन को बिल्ड करना चाहते तो भाई साहब एक्स्ट्रा मुराल करो। टैलेंट डेवलपमेंट, टैलेंटेड प्लेयर को एडवांस ट्रेनिंग देना चाहते हो, स्किल्स को हाई लेवल पे डेवलप करना चाहते हो, लेवल पे सॉरी, तो भी आपको एक्स्ट्रा मुराल का सहारा लेना पड़ेगा। एक्सपीरियंस और एक्सपोजर, उनके सामने डिफरेंट डिफरेंट टीम्स के अगेंस्ट खेलने का एक्सपीरियंस उनके अपने प्लेयर्स के अंदर लाना चाहते हो, प्रेशर हैंडलिंग और कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप करना चाहते हो, तो भाई साहब एक्स्ट्रा मुराल कराओ आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। स्पोर्ट्समैनशिप एंड डिसिप्लिन, रूल डिसिप्लिन, फेयर प्ले फॉलो करना, रिस्पेक्ट फॉर ओपोनेंट्स एंड ऑफिशियल्स, ये सब आपको एक्स्ट्रा मुराल से ही देखने को मिलेगी। लीडरशिप और पर्सनैलिटी डेवलप आपको एक्स्ट्रा मुराल से ही देखने को मिलेगी। पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होगी, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगा, क्योंकि जब आप इंट्रा मुराल करते हो ना तो कंपटीशन लिमिटेड होता है, लेकिन यहाँ पे आपको वाइड तरीके से काम करना पड़ता है। अब आप केवल अकेले ही नहीं हो, अब आप ऐसे ऐसे टीम से भी मिलोगे, प्लेयर्स से मिलोगे जो आपसे हो सकता है कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग हो, तो इसलिए उनको बीट करने के लिए अब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऐसी चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी जो एक्स्ट्रा मोरल से ही आपके अंदर आएगी। नेशनल इंटीग्रेशन, अरे भाई डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स आ रहे हैं, रीजन के बच्चे आ रहे हैं, प्लेयर्स आ रहे हैं, तो उनके साथ इंटरेक्शन होगा, यारी दोस्ती होगी, तो हो सकता है यूनिटी बढ़े, नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट हो जाए। करियर अपॉर्चुनिटीज़, स्पोर्ट्स को करियर ऑप्शन के रूप में डेवलप करना, सिलेक्शन फॉर हायर लेवल, स्टेट के लिए, नेशनल टीम्स के लिए, ये सब आप करियर अपॉर्चुनिटीज़ एक्स्ट्रा मुराल से ही डेवलप करा सकते हो। तो आओ अब प्योर इंग्लिश देख लेते हैं कैसे भाई। इससे एक्स्ट्रा मुराल से हम क्या क्या कर सकते हैं, हायर लेवल ऑफ कंपटीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस हाई लेवल के कंपटीशन के लिए हो जाए प्लेयर्स की, और इंस्टीट्यूशन को इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज कंपटीशन में रिप्रेजेंट कराना, स्पोर्ट्स स्किल डेवलप करना एडवांस लेवल वाली, एक्सपीरियंस और एक्सपोजियर दोनों प्लेयर्स को प्रोवाइड करना, स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप करना, डिसिप्लिन, फेयर प्ले, इस तरीके की एक्टिविटी उनके अंदर लाना, स्किल्स लाना, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर डेवलप करना, पर्सनैलिटी उनकी डेवलप करना, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना और करियर अपॉर्चुनिटीज़ स्पोर्ट्स में प्रमोट करना, यही हमारा एक्स्ट्रा मुराल का मेन ऑब्जेक्टिव था। तो होप सो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह और इंट्रा मुराल, एक्स्ट्रा मुराल सब क्लियर अप हो गया होगा। थैंक यू। और हमारा मोटिवेशन करने के लिए हम आपको पहले भी बोलते रहते हैं, प्लीज़ लाइक टू द वीडियोज़ इफ़ यू लाइक डिट ऑल्सो, है ना। आपको अगर समझ आएगी, अंडरस्टैंडिंग पावर आपको लग रहा है कि
काम आ रही हैं हमारी वीडियो आपके, तो उस सिचुएशन में प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।